हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल लीगल लेन ऑफ विशाल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहूँगा, वीडियो को बहुत लेट ला पाया। एक्चुअली बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने के लिए। ऑलरेडी बैक टू बैक चीज़ें चल रही थी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ और तभी भी नहीं सही है, इस चीज़ वीडियो नहीं ला पा रहा था। लेकिन स्टूडेंट की बहुत रिक्वेस्ट आई तो मैंने सोचा कम से कम टीपीए का थोड़ा सा प्रोविज़न, थोड़े से चीज़ डिस्कस कर लें, और हो सके तो पूरा पेपर डिस्कस करूँगा, नहीं तो आधा पेपर तो डिस्कस कर ही लूँगा अभी। फिर देखता हूँ रात तक अगर होगा सेकंड पार्ट भी डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, ओके स्टार्ट करें। ठीक है, देखिए टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रिलेटेड विद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 1882 रिलेटेड विद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 निम्न में से किस संपत्ति अंतरण के से संबंधित है? देखिए, जो हमारी जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है, इवन जानते ये मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, तो तभी मुझे दिक्कत हो रही थी। तो मैंने यार टीचर से डिस्कस किया, जो इसका जो सब्जेक्ट है उनका थैंक यू वेरी मच मैम का, उन्होंने थोड़ा इसमें गाइड कर दिया तो बन गई वीडियो। जब आपका सब्जेक्ट नहीं होता थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता पेपर को सॉल्व करना, प्रोविजन को डिस्कस करना, तभी मैंने आप लोगों के लिए कोशिश करी है। और जो भी इसमें डाउट्स हो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और जहां तक कोई क्वेश्चन इसमें जो मैं बताऊंगा गलत नहीं होंगे, लेकिन तब भी अगर कुछ आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में क्लैरिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, 95% तो चीजें सही होंगी, हो सकता है एक या दो क्वेश्चन में ऐसा कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मैं बना पा रहा हूँ वीडियो, आप लोग की कल ही पेपर है, इस चक्कर में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 1882 रिलेटेड विद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 1882 रिलेटेड विद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती है। ये ऑपरेशन ऑफ लॉ बिटवीन इंटर इंसॉल्वेंसी ऑल ऑफ द अबव, किसके लिए? देखिए, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो जीवित व्यक्तियों के बीच में होता है। जैसे इसमें सेल आपने देखा होगा, गिफ्ट होता है, एक्सचेंज होता है, ये सब जीवित व्यक्तियों में होता है। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब इंसान के मरने के बाद तो वो गवर्न नहीं करता, उसके सक्सेशन एक्ट है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जीवित व्यक्तियों के बीच में होता है, बिटवीन द इंटर वाइवस। ठीक है, ये भी आप पढ़ी याद रखिएगा, इससे फिर क्वेश्चन आने की उम्मीद है। स्टेट गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू एग्जेम्प्ट एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ द लॉ सेक्शन ऑफ टीपीए। राज्य सरकार संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के किस धारा में छूट देने के लिए अपने राज्य क्षेत्र में किस भाग से सशक्त है? मतलब किस पार्ट में टीपीए अप्लाई नहीं करता, टीपीए ने छोड़ा हुआ है। देखिए, इसमें ये ऑलरेडी सेक्शन 1 में लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। सेक्शन 1 में ऑलरेडी इसके बारे में प्रोविजन है, देखिए, एंड एनी स्टेट गवर्नमेंट may from time to time by notification in official gazette either retrospectively पहले से या prospective आगे से any part of territory by the state government from all or any of the following provision namely 54 and फिर para 2 और 3 59 107 123 इन सब पर अप्लाई नहीं करेगा या हटा सकता है। तो यहां पर देखिए कौन कौन से प्रोविजन है यहाँ पर दिए गए हैं, 59 107 123, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए, रूल अगेंस्ट परपीचुटी, ये देखो रूल अगेंस्ट परपीचुटी में आपको बताऊं, ये इसका मार्जिनल नोट याद रखिएगा, हो सकता है इसका मार्जिनल नोट एग्जाम में पूछा जा सके आपका, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे जो आते हैं उसे फिर टीचर्स हो सकता है उसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको मैं दिखा देता हूँ रूल अगेंस्ट परपीचुटी के लिए कौन सा मार्क, सेक्शन 14 पे जब आप जाएंगे रूल अगेंस्ट परपीचुटी होनी चाहिए। रूल अगेंस्ट परपीचुटी देखिए लिखा है, रूल अगेंस्ट परपीचुटी, तो अब ये देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका मार्जिन नोट याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब ये बात कर रहा है कि रूल अगेंस्ट परपीचुटी किस पर अप्लाई होगा, इमूवेबल मूवेबल पर कि नहीं। अब इसके लिए मैं आपको देखिए मैंने आपको उसमें दिखाया था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टी, पार्टीज के एक्ट से, ये सेक्शन 1 का है। ठीक है, पार्टीज जो एक्ट करके ट्रांसफर कर सकती हैं, अपने आप नहीं ट्रांसफर होगा। अब देखिए, मैं आपको एक चीज दिखा रहा था, इमूवेबल मूवेबल कैसे पता करेंगे। देखिए, ये देखिए लिखा है, चैप्टर 2 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टी और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल। तो ये सब जो नीचे दी गई है वो मूवेबल इमूवेबल दोनों के लिए है। तो सेक्शन 5 से लेकर
5 से लेकर आप नीचे तक जाते जाएंगे, ए पार्ट जहां तक खत्म होता है, ये पूरा 53A तक सभी कुछ एक्ट ऑफ पार्ट मतलब इमूवेबल मूवेबल दोनों पर अप्लाई करेगा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट देखिए, एक चीज यहां से देखिए क्लियर हो गई। 5 से लेकर 37 तक देखते हैं। हाँ देखिए, 5 से लेकर 37 तक जो है आपका ये इमूवेबल मूवेबल दोनों के बारे में बात करता है। इमूवेबल मूवेबल, ठीक है। और उसके बाद ये 38 से लेकर जहां तक ये खत्म हो रहा है, देखिए कहां तक खत्म हो रहा है, 53A तक, ये जो है केवल और केवल इमूवेबल के बारे में बात कर रहा है। ये इमूवेबल मूवेबल दोनों, और नीचे वाला केवल इमूवेबल के लिए, ठीक। इस तरीके से याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये ऑनस्टेंसिबल ऑनर, को ऑनर, ज्वाइंट ट्रांसफर फॉर कंसीडरेशन, ये सब चीजें केवल और केवल इमूवेबल पे होंगी और ऊपर वाली चीजें मूवेबल। अब आप इससे बेसिस में भी क्वेश्चन एक दो कर सकते हैं, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द टीपीए, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का सी, ऑल ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव, ठीक है, थर्ड का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द टीपीए, ये बात सही है। एक्ट एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि केवल यहीं पे सारे प्रोविजन डील हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, दूसरी जगह जाना पड़ेगा हमको। द एक्ट इज नॉट द सोल रिलेटेड टू, एक्ट सोल लॉ नहीं, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी गलत है। द एक्ट विच इज नॉट ट्रू, जो सही नहीं, नॉट वाले क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, तो एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, ये सही है। एक्ट इज नॉट सोल लॉ ऑफ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है, सोल लॉ नहीं, क्योंकि यहाँ हिंदू सक्सेशन एक्ट और दूसरे भी एक्ट्स हैं, तो यहां ये भी सोल नहीं है। एक्ट हैज रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन, ये एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन है, ये गलत चीज है। जनरली कोई भी लॉ रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, अदरवाइज एक्सप्लिसिटली डायरेक्टेड ना हो तो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, नॉट टू एक्ट हैज रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। अधिनियम का प्रभाव भूत लक्ष्य, मतलब कोई चीज जैसे आपने आज प्रॉपर्टी ली और प्रॉपर्टी पहले ली हुई मान ली जाएंगी, ऐसा तो टीपीए कहता नहीं है, तो या फिर 1882 में एक्ट आया तो 1882 के बाद के सारे लॉस पर एप्लीकेबल होंगे। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पहले से एप्लीकेबल हो जाए, तो पहले से एप्लीकेबल नहीं होते, इसलिए इसका फोर्थ का आंसर सी हो जाएगा। क्लियर। द प्रोविजन ऑफ कंडीशनल ट्रांसफर इन सेक्शन ऑफ टीपी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिए। कंडीशनल ट्रांसफर मैं दिखा देता हूं कहां पे दिया गया है, दिखाता हूं, देखिए कंडीशनल ट्रांसफर, देखिए 25 में लिखा है कंडीशनल ट्रांसफर, देखिए 25 भी पढ़ लीजिएगा, 26 भी पढ़ लीजिएगा, और एक इसी के साथ फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट, ये पहले कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है, बाद में कंडीशन फॉलो करती है, ये तीनों क्वेश्चन सेक्शन इंपॉर्टेंस में भी एक क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है, ठीक है। तो इसका आंसर फिफ्थ का ए हो जाएगा, कंडीशनल ट्रांसफर विच सेक्शन ऑफ टीपी, सेक्शन 5। सशर्त अंतरण का प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत है, तो धारा 25 के अंतर्गत है। डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में लैंड, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, थिंग अटैच टू द अर्थ। इमूवेबल मतलब जगह, अचल संपत्ति, अचल संपत्ति में लैंड आती है, बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग अटैच टू द अर्थ आता है, तो ये कहां पर है, 6th के डी में है, जनरल क्लॉजेज एक्ट में डिफाइन है। ये बात करता है 2 क्लॉज 34 में जनरल क्लॉजेज एक्ट देख लीजिएगा, वहां पर ये होना चाहिए। ये टीपीएम में यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं है, वहां शायद टीपीएम में ये बताया गया इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड क्या होगा या क्या नहीं होगा, ये बताया गया है। लेकिन देखिए देखता हूं मैं आप लोगों के साथ हर चीज, मैं आप लोगों को चीजों को देखता रहता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा क्या क्या करना है, कैसे करना है। देखिए इसका सेक्शन 2 है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज होगा, नहीं 3 पे इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये बताया यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या नहीं इंक्लूड होगा, तो स्टैंडिंग टिम्बर नहीं इंक्लूड होगा, ग्रोइंग क्रॉप नहीं इंक्लूड होगा, ग्रास नहीं इंक्लूड, एंड इंस्ट्रूमेंट मीन नॉन टस्टम, वसीयती दस्तावेज होंगे यहाँ पे, वसीयती दस्तावेज तो है, वो सक्सेशन एक्ट में जाएंगे, तो ये भी एक बात याद रखिएगा। ये अगर आ जाए क्वेश्चन इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड क्या, तो स्टैंडिंग टिम्बर नहीं इंक्लूड होंगे, ग्रोइंग क्रॉप नहीं इंक्लूड होंगे, ग्रास नहीं इंक्लूड होंगे। अगला सेक्शन इंस्ट्रूमेंट मीन नॉन टस्ट, वसीयती दस्तावेज, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर।
तो जनरल प्रोसेस एक्ट आ गया। अमेंडमेंट ऑफ अ क्लेम टू प्रॉपर्टी इज कंसीडर ट्रांसफर अंडर टीपीए। बताइए, इतनी देर आप लोगों ने एक तरह से आप लोगों का रिवीजन भी हो गया ये। तो अमेंडमेंट ऑफ अ क्लेम जो प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर नहीं होता है टीपीए में, नॉट ट्रू। एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आपसे क्या है, आपको क्या आपने अभी तक पढ़ा है, ये आप लोगों के लिए रिवीजन, एक तरह से आप लोग कह सकते हैं प्री टेस्ट भी आप लोगों के लिए है ये, कि नहीं? आप लोगों ने जिन्होंने रिवाइज किया उनके लिए प्री टेस्ट है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए तो संजीवनी हो जाएगी। अमेंडमेंट ऑफ अ क्लेम टू अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड अंडर टीपीए, तो नॉट ट्रू। ठीक है, 7 का बी। which of the following person is not competent to transfer टीपीए, ये तो उसमें तो आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको हमेशा पता है ये भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है? कभी भी माइनर बच्चे नहीं कर सकते, अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति भी नहीं कर सकते, पर्सन डिस्क्वालीफाई, जो ऑलरेडी विधि द्वारा अनर्ह अयोग्य घोषित किया गया वो सभी नहीं कर सकते। तो 8 का डी, ऑल ऑफ द अबव। कोई भी ये लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज अ रूल, नॉन ट्रांसफरेबल इज अ एक्सेप्शन। बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही। हमेशा आपको पता है कि जो प्रॉपर्टी है उसको हमेशा कहा जाए कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो, ये ना हो कि एक जगह रुकी रहे। तो वो अगर प्रॉपर्टी रुकी रहेगी तो स्टेट की अर्निंग कहां से होगी? तो इसलिए कहा था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जरूर। हमेशा हम लोग इस तरीके से प्रॉपर्टी को करेंगे कि हम लोग मान लेंगे प्रॉपर्टी की ट्रांसफर होना चाहता है, अगर वहां ऐसी कोई बात करें कि प्रॉपर्टी कभी ट्रांसफर ही नहीं हो सकती तो इनवैलिड है। लॉ कहता है ट्रांसफरेबल ऑफ प्रॉपर्टी इज अ रूल एंड नॉन ट्रांसफरेबिलिटी इज अ एक्सेप्शन। तो यहां पे आंसर हो गया ट्रू। एक संपत्ति का अंतरीणन नियम है और अअंतरीणन अपवाद है, यह कथन सत्य है। ठीक है, 10th बताइए। A sells his house to B with the condition that B cannot transfer this house to anyone except C। देखिए यहां ये बात कर रहा है, A अपना घर तो बेचना चाहता है B को। A sells his property condition B cannot transfer to house to anyone, वो किसी को ट्रांसफर नहीं करेगा except X। Which of the following is true? बताइए। ऐसा कोई ट्रांसफर आप करेंगे कि आप कहेंगे कि तुम बी को ट्रांसफर तो करो, लेकिन तुम कभी भी किसी को ट्रांसफर नहीं करोगे, केवल इसी व्यक्ति को ट्रांसफर करोगे। अगर ऐसा रूल लगेगा तो आपकी प्रॉपर्टी का कभी वैल्यू ही नहीं बढ़ेगी। वो एक पर्सन जितने में चाहे उतने में खरीद सकता है, इसलिए इसको नहीं माना जाता। कंडीशन वॉइड ट्रांसफर वैलिड होता है। इसके लिए देखता हूं मैं सेक्शन भी, अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको दिखाता भी हूं। ये इलस्ट्रेशन है डायरेक्ट सेक्शन का, देखते हैं मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। नहीं, मैंने इसको है कहीं पर, कहां पर है वो मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं मिल रहा यार, सॉरी। देखता हूँ, मैंने इसको, मुझे याद है ये कहीं पर है, लेकिन कहाँ पर है वो मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए अभी मैं थोड़ी देर में देखता हूँ, अगर मिल जाएगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा किस सेक्शन का है ये, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। ठीक है, बहुत दिनों से मैंने टीवी पे पढ़ा इसलिए। यहाँ इसका ये आंसर है, कंडीशन वॉइड है लेकिन ट्रांसफर ये वैलिड है। कंडीशन ये वॉइड है और ट्रांसफर वैलिड है। शर्त शून्य है, ट्रांसफर माना जाएगा, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन मानी नहीं जाएगी, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर हम लोग कर सकेंगे। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन मॉर्गेज से रिलेटेड है। ठीक है, बंधक से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटिंग एंड इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से क्या जो है वो एसेंशियल है एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए अनबॉर्न पर्सन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन। अनबॉर्न पर्सन के लिए क्या है? देखिए अनबॉर्न पर्सन के लिए मैं आपको दिखाऊं, सेक्शन नंबर 13 जो है वो एक तरह से इसी बात के प्रोविजन के लिए बात करता है। 13, 14 दोनों इसी चीज से ऐसे रिलेटेड करते हैं।
13 देखिए, ट्रांसफर ऑफ अ बेनिफिट फॉर अनबॉर्न पर्सन, ये भी पढ़ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या था, जो द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल, क्या एसेंशियल है, क्रिएशन ऑफ अ लाइफ इंटेंस फेवर ऑफ अ, देखिए इसमें क्या होता है, एक तरह से प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का तरीका होता है। इसमें थोड़ा देखिए सेक्शन बड़ा है, अगर मैं इसको अभी आपको डिस्कस करने लगूँ 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, इसलिए मैं अभी आपको इसका आंसर बता देता हूँ, बाद में कभी टाइम मिला या कभी तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग एन इंटरेस्ट इन द फेवर ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन, तो यहाँ पे जब अनबॉर्न पर्सन को हम लोग प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, जो लाइफ इंटरेस्ट होता है उसको हम लोग एक क्रिएशन ऑफ अ लाइफ इंटरेस्ट इन द फेवर ऑफ लिविंग पर्सन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, बिल्कुल सही है। बर्थ ऑफ अनबॉर्न पर्सन, जो अनबॉर्न पर्सन है वो जो लास्ट पर्सन उसकी डेथ होने से पहले पैदा हो जाना चाहिए, ये भी सही है। अब जो हम लोग अनबॉर्न पर्सन को जो इंटरेस्ट देंगे वो एब्सोल्यूट देंगे, पूरा पूरा देंगे, तो इसका 12 12 का डी हो जाएगा आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन इज एन एक्सेप्शन ऑफ, देखिए डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन जो है वो सेक्शन 17 में दिया है, इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, बहुत लोग सोचेंगे डायरेक्शन एक्यूमुलेशन सेक्शन 17 पे दिया गया। देखिए कि प्रॉपर्टी को इतने समय के लिए रोका जा सकता है, इस टाइप से होता है, लेकिन दिखा है इससे ऊपर प्रॉपर्टी को नहीं रोकेंगे। लेकिन यहां पूछ रहा है एक्सेप्शन कौन है डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन का, तो डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन का जो एक्सेप्शन है वो हमारा सेक्शन 11 ऑफ द टीपीए होगा। ठीक है, क्लियर। जो द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफरेबल इन द टीपीए, कौन सी चीज टीपीए में ट्रांसफरेबल नहीं है, तो कंटीजेंट इंटरेस्ट भी ट्रांसफर होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट भी ट्रांसफर होता है, इंटरेस्ट और लेसी भी ट्रांसफर होता है। इंटरेस्ट बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेशन की, ऐसा प्रॉपर्टी हमको मिलेगी उत्तराधिकार से संभावना पर आधारित हित, कि मतलब मुझे ये खत्म हो जाएंगे इसके बाद मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी, इसकी पॉसिबिलिटी में प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, तो टीपीएस को मना करता है एक्सप्रेसली। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, सेक्शन 5-6 अभी डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा एक्ट पेपर खत्म होने के बाद मैं अभी आपसे डिस्कस एक्ट भी डिस्कस करूंगा। पेपर खत्म होना मतलब मैं जब 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा उसके बाद आपसे हल्का सा पेपर डिस्कस करूंगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, मैं टाइम हुआ तो मैं डिस्कस कर लूंगा अच्छे से, जैसे जैसा टाइम हुआ उस हिसाब से कि कौन कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा आइडिया बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो 14 का डी हो जाएगा इंटरेस्टमेंट बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेशन। द केस ऑफ कूपर वर्सेस कूपर इज रिलेटेड विद किससे होगा बताइए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन पे होता है। ठीक है, ए एंटाइटल टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी, ए इज एंटाइटल टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम इमूवेबल, ए जो है वो एंटाइटल है कि उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्स से मेंटेनेंस मिलना है। आफ्टर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्स टू बी, आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्स टू बी का अचल संपत्ति का खा से भरण पोषण, आ जो है वो आ अचल संपत्ति एक्स एक्स से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी है। संपत्ति एक्स बा को अंतरित होने के पश्चात बा को ट्रांसफर हो जाएगी, तब क्या होगा, क्या इसका मेंटेनेंस का राइट रहेगा, तो देखिए 16 का ए कैन नॉट गेट मेंटेनेंस कंटिन्यूड, बी सी कहता है ए ओनली गेट मेंटेनेंस व्हेन द ट्रांसफर विद विच द कंसीडरेशन एंड ट्रांसफर हैज नोटेड, मतलब ए को मेंटेनेंस मिलेगा अगर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही तो उसको ऑलरेडी पता था जिसने ली है कि हमें ऐसा कुछ है और इससे इसको हमको ट्रांसफर करेंगे तो हमें इसका हमेशा उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नोटिस है और उसने इसकी वजह से लिया तो वहां पे देना पड़ेगा। इसका भी सेक्शन है, मैं डिस्कस कर लूंगा आपसे, इसका आंसर 16 का सी होगा, ये भी मैं डिस्कस। देखो थोड़ा टी पे टेक्निकल है, ये नहीं कहेंगे बहुत ही इजी चैप्टर, अभी जैसे मैंने कुछ सब्जेक्ट बताया इजी है, ये थोड़ा टेक्निकल है, और टेक्निकल है थोड़ा सा, अगर समझेंगे नहीं तो समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है इसमें। देखिए 17 डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस का मतलब होता है सेक्शन 26 पे जाता है ये, एज नियरली एज पॉसिबल, सेक्शन 26 का मतलब है एज नियरली एज पॉसिबल, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस का मतलब है एज नियरली एज पॉसिबल, इसका लिटरली मीनिंग होता है एज नियरली एज पॉसिबल। अब हर चीज को आप लोगों को एक्सप्लेन करना तो इस समय पॉसिबल भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है, आप लोगों के पास टाइम नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं इतना भी इस समय। ठीक है, देखिए 18
बेनामी ट्रांजैक्शन आपको पता है कि दूसरे के नाम से प्रॉपर्टी खरीदना है, किस सेक्शन पे? बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोविजन ऑफ राइट टू रिकवर प्रॉपर्टी एक्ट रेस्ट्रिक्ट टू स्कोप विच सेक्शन ऑफ टीपीए? तो ये सेक्शन 11 को डिस्कस होता है, शायद ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर इसका है, देख लीजिएगा। देखिए लॉ रिलेटिंग टू एक्सचेंज टू प्रॉपर्टी, ये लास्ट में आप जाएंगे तब आपको एक्सचेंज का पार्ट मिलेगा, 2 या 3 सेक्शन है इस चैप्टर में भी पढ़ लीजिएगा। तो लॉ रिलेटिंग टू एक्सचेंज इज एप्लीकेबल टू मूवेबल और इमूवेबल, किस किस के रिलेटेड हो जाएंगे बताइए? ये मूवेबल इमूवेबल दोनों के लिए डील करता है, ठीक है। जो द फॉलोइंग ट्रांसफर विद वैलिड अंडर टीपीए, कौन सा प्रॉपर्टी ट्रांसफर वैलिड है टीपीए में, बताइए कौन सा है? ए सेल प्रॉपर्टी टू बी एब्सोल्युटली विद द डायरेक्शन दैट बी कैन नॉट सेल इट विदाउट ए परमिशन, ये भी गलत है, ऐसा नहीं होता ट्रांसफर। ए मेक अ गिफ्ट टू बी विद द कंडीशन दैट बी डज नॉट डिवोर्स हिज वाइफ प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक टू ए, ये भी गलत है। ए गेट्स गिव्स प्रॉपर्टी गिफ्ट प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ विद द कंडीशन दैट हिज वाइफ कैन नॉट सेल इट विदाउट ए परमिशन, ये भी गलत है। तो आंसर इसका नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। वंस अ मॉर्गेज इज ऑलवेज अ मॉर्गेज, देखिए 21 का डेविस का आंसर है, लेकिन कहीं कहीं लॉर्ड डेवलिन मिला है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में पहला इसके लॉर्ड डेवी ने इसको 21 लॉ में दिया था, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा कि अगर हो सकता है डेवलिन में से डेवी है, लेकिन कुछ केसेस में इसमें डेवलिन ने भी इसको रिएटरेट किया है। द फॉलोइंग इस कंडीशन में भी कंसीडर क्लॉक ऑन रिडम्पशन, ठीक है बताइए। तो कंडीशन ऑफ सेल इन डिफॉल्ट में भी होता है, पोस्टपोनमेंट और रिडम्पशन फॉर लॉन्ग टर्म रिस्टेन और एलिनेशन में भी होता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा डी। अभी मैं डिस्कस कर लूंगा, बताना हो ये। फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विटेबल मॉर्गेज, देखिए 6 तरीके के मॉर्गेज होते हैं, इसमें से ये पूछा गया इक्विटेबल मॉर्गेज क्या होता है, बताइए। मॉर्गेज डिपॉजिट टाइटल डीड जो होता है वो इक्विटेबल मॉर्गेजेस होते हैं। अभी मैं दिखा दूंगा कौन कौन से मॉर्गेज है, क्या क्या है। विच द फॉलोइंग लीज रजिस्टर डीड इज नॉट नेसेसरी, किस लीज में रजिस्टर डीड जरूरी नहीं है, देखिए बताइए। 24 का डी 107 में दिया गया है, देखते हैं 107 में, जहां तक मुझे याद है 107 में दिया गया है, इसको देखते हैं। देखिए लीज जो है ईयर टू ईयर और फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर और रिजर्विंग अ ईयर कैन बी मेड ओनली बाय ईयर। तो ईयर टू ईयर और एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर रिजर्विंग अ ईयर रेट कैन बी मेड रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, वहां तो ऐसा कुछ है नहीं, देखते हैं। ईयर टू ईयर रिजर्विंग अ ईयरली रेंट, देखिए रिजर्विंग अ ईयरली रेंट और एक्सीडिंग 1 ईयर, ओनली टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर। यहाँ फॉर टर्म 1 ईयर है इसलिए नहीं है, वर्ष की अवधि के लिए पड़ते हैं। अगर एक्सीड करता तो बात अलग होती है, यहाँ इसलिए स्टडी जरूरी नहीं है, इसका ये हो जाना चाहिए, ठीक है। जो द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, बताइए। आप लोग मैच कर लीजिएगा, इसमें आपको दिख जाएंगे सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, हल्का सा देख लीजिएगा, ये कभी फिर से आने की चांसेस है, या नए डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच मार्सेलिंग सब्रोगेशन होल्डिंग ओवर ओनरस गिफ्ट, कौन से इसमें से नहीं है? तो ओनरस गिफ्ट नहीं, क्योंकि ओनरस गिफ्ट मेरे हिसाब से 127 में दिया गया। गिफ्ट का सेक्शन पढ़ लीजिएगा, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 क्वेश्चन इससे मिल सकते हैं, ठीक है, ज्यादा ही मिलेंगे। आइए बता देता कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेंगे, आपको अच्छा काम हो जाएगा। जो फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लीज इज करेक्ट, लीज के लिए क्या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट? लीज का मतलब क्या होता है, कुछ आपने राइट इसमें ट्रांसफर कर, लीज मतलब किराएदारी, किराएदारी क्या होता है? राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, आप खत्म हो गए तो आपके बच्चा भी इसमें रहना स्टार्ट कर देता है, तो इसलिए इसका आंसर 26 का डी हो जाना चाहिए, ऑल द अबव, ठीक है। द प्रोविजन रिलेटेड टू गिफ्ट अंडर टीपी इज एप्लीकेबल गिफ्ट बिटवीन, किस गिफ्ट से रिलेटेड होगा? वही बात चल रहा है, हम लोग ने बात की थी कि पूरा टीपीए इंटरवाइवस चलता है, इसलिए ये भी इंटरवाइवस होगा, मतलब जीवित व्यक्तियों के बीच, जैसे मरे व्यक्तियों गिफ्ट को थोड़ी ना देता है, इसलिए। which of the following is not true about the provision related to universal donning, यूनिवर्सल डोनी का जो सेक्शन देखिए होता है, यूनिवर्सल डोनी अभी मैं देखता हूं, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को यूनिवर्सल डोनी कहां पर है। शायद 128 पे यूनिवर्सल डोनी मिलना चाहिए, देखते हैं।
127 में ओनरस गिफ्ट, 128 यूनिवर्सल डोनी। देखा, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लीजिएगा। द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रोविजन रिलेटेड टू यूनिवर्सल डोनी, तो डोनी गेट्स ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी डोनर, गलत है, चेक कर लीजिएगा। लेकिन जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि मैं आपके साथ पेपर पे डिस्कस कर लूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। मुझे भी जाना है आज। ठीक है, if donor died before the acceptance of gift by donee, the gift will be, donor अगर पहले ही मर गया, पहले ही खत्म हो गया, before the acceptance of gift by donee, the gift will be, if the donor died, अगर डोनर पहले ही मर गया, before the acceptance of gift by the donee, डोनी के गिफ्ट के एक्सेप्टेंस से पहले ही खत्म हो गया, तो गिफ्ट विल बी, बताइए क्या होगा? गिफ्ट विल बी वाइड। सीधी सी बात, एक्सेप्ट तो करना चाहिए ना, एक्सेप्ट से पहले ही खत्म हो गया, तो गिफ्ट विल बी वाइड। पढ़ लीजिए गिफ्ट, देखिए गिफ्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शन है, गिफ्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड, देखिए एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है अनसिक्योर्ड डेट होता है। अब बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी, तो यहां ये मुझे ये हाफ लग रहा है। अगर देखिए ये देखिए एक गलत है। अब ये किस कंटेक्स्ट में पूछा गया है? अगर केवल बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी तो गलत होना चाहिए, लेकिन अगर इसके साथ मैं जोड़ देता हूं एक चीज तो उसके साथ बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए मैं दिखाता हूं कहां पर कैसे। कहां गया? एक्शनेबल क्लेम, यही होना चाहिए। एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम, देखिए एक्शनेबल क्लेम्स मीन्स अ क्लेम टू एनी डेट अदर देन डेट सिक्योर बाय मॉर्गेज, तो ये अनसिक्योर्ड डेट हुआ। इमूवेबल प्रॉपर्टी, हाइपोथिकेशन, प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन, देखिए यही बात है, और टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन अ पोजीशन इधर एक्चुअल। अगर पूरी चीज लिख देते तो दोनों होना चाहिए, पूरी चीज नहीं लिखी तो मेरे हिसाब से इसमें आंसर इसका एक ही होना चाहिए। एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड अनसिक्योर्ड डेट, क्योंकि इंक्लूड के बारे में बात हो रही है, इस बेसिस में ये कह सकते हैं। इसमें हो सकता है बी भी कर, सी भी कर दे, दोनों की वजह से, तो थोड़ा इसको देख लीजिएगा। एग्जम्पशन ऑफ लीज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस इज मेंशन्ड इन, बताइए कहां पे मेंशन्ड है? 117 पे देखिएगा, यहां तक 117 में इसके बारे में प्रोविजन दिया गया है कि एग्जम्पशन ऑफ लीज एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के लिए है, 117 पे दिया गया है। देखिए लिखा एग्जम्पशन ऑफ लीज फॉर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, तो ये हो जाना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, देखिए इसका मेरा पर्पस आपको ये होता है कि आप समझ तो ले कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो आंसर तो आपको पता ही चल गए होंगे अभी से अभी तक। 31 का डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सबरोगेशन, सबरोगेशन के लिए क्या सही नहीं है बताइए? इट इज अ सेक्शन इन 91 ऑफ द टीपी, ये गलत है क्योंकि सबरोगेशन 92 में होता है। अभी मैंने ऊपर डिस्कस भी, ऊपर एक सेक्शन में मिला भी था, इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, द फॉलोइंग मॉर्गेज पर्सनली बाइंड हिमसेल्फ फॉर रीपे ऑफ मॉर्गेज मनी, पर्सनली अपने आप को बाइंड करते पैसा नहीं पेमेंट करोगे, मॉर्गेज नहीं करेंगे, तो उस बेसिस में है डी, ये हो जाएगा इंग्लिश मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज। ठीक है, क्लियर? डिटर्मिनेशन ऑफ लीज बाय फोरफीचर ऑन द ग्राउंड, इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। डिटर्मिनेशन ऑफ लीज बाय ए फोरफीचर ऑन द ग्राउंड, breach of express condition by lessee, denial of land for landlord title, insolvency of a lessee, 34 का डी, ऑल ऑफ द अबव आंसर। ठीक है, सेक्शन 111, इसका आंसर हो जाना चाहिए सेक्शन 111। ठीक है, देख लीजिएगा, इसमें पढ़ ली 111 में इसका प्रोविजन मिल जाएगा। ईजमेंट में भी, ईजमेंट जो होता है वो परमानेंट होता है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, बताइए क्या होता है? ऑल टाइप ऑफ आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, रेवोकेशन ऑफ गिफ्ट, इसको ईजमेंट देख लीजिएगा जहां तक सही है, नहीं तो मैं एक बार हो सका तो मैं इसको एक बार फिर से देख लूंगा। रेवोकेशन इसको मैं देख लूंगा, ईजमेंट वाला। रेवोकेशन ऑफ गिफ्ट में भी एग्रीमेंट के द्वारा होगा, व्हेन डोनर वाज डन। रेवोकेशन ऑफ गिफ्ट कैसे हो सकता है? एग्रीमेंट के द्वारा, व्हेन डोनर वाज अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रॉड, तो हर केस में रेवोकेशन ऑफ गिफ्ट हो सकता है इन केसेस में सभी। तो 36 का
डी होना चाहिए आंसर, ठीक है। चेस राजेश कांत राय वर्सेस शांति देवी, ये किसके से रिलेटेड है? ये वेस्टेड इंटरेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द गिफ्ट टीपीए? देखिए डोनी डोनर, देखिए जो देखिए डोनर होता है गिफ्ट को देता है और डोनी लेता है, तो डोनर को कैप कॉम्पिटेंट होना चाहिए, डोनी नहीं भी कॉम्पिटेंट है कोई दिक्कत नहीं। इसलिए देखिए इट इज एप्लीकेबल टू बोथ मूवेबल इमूवेबल, सही है। एक्सेप्टेंस बाय डोनी, डोनी जो है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए लाइफ टाइम ऑफ द डोनर, अगर नहीं करेगा तो हमने बताया था वॉइड हो जाता है। और डोनी मस्ट भी कम्प्लीट, डोनी कम्प्लीट होने की जरूरत नहीं, इसलिए आंसर इसका ये हो जाएगा। क्योंकि निकालना नॉट ट्रू, नॉट करेक्ट नहीं है तो नॉट करेक्ट यही हो जाएगा। गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट रजिस्टर, बिल्कुल जरूरी होती है रजिस्टर्ड होना, इसलिए ठीक है। Which of the following cannot be transferred if in a natural from under TPA? Which of the following 39 कहता है कि क्या which of the following cannot be transfer, कौन क्या इसमें ट्रांसफर नहीं हो सकता है? तो हमें पता है एयर वाटर सनलाइट नहीं ट्रांसफर होती, क्योंकि ये एक तरह से ईजमेंट्री राइट प्रॉपर्टी लेंगे तो ऑलरेडी ईजमेंट्री में मिल जाएगा। 39 का डी हो जाएगा, ठीक है। A gift comprising both existing and future property, the gift is, एक मिनट रुक जाइए, अभी मैं 1 सेकंड के लिए रुकिएगा। ये कॉल आ गई, इंपॉर्टेंट बता दें कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। हेलो सर, हम 15 मिनट में आपसे बात करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके सर। A gift comprising existing of both existing and future property, देखिए 40, इसके लिए आप 124 में डालेंगे, इसके डायरेक्ट गिफ्ट का मतलब बहुत ही, अगर आप गिफ्ट का प्रोविजन पढ़ लेंगे तो मेरे तरफ से आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाने चाहिए, अच्छे से आप पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे, पास हो जाएंगे, आराम से हो जाएगा। 124 गिफ्ट ऑफ कंप्राइजिंग बोथ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी, बोथ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी इज व्हाट टू द लेटर। अगर गिफ्ट में एक एग्जिस्टिंग और फ्यूचर प्रॉपर्टी है तो पहला वाला वैलिड होगा, दूसरा इज वॉइड एज टू अ लेटर, तो दूसरे वाले के लिए वॉइड है, इसलिए इसका आंसर हो जाना चाहिए 124। हम लोग यहाँ पे वैलिड फॉर 40 का बी, वैलिड फॉर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी ओनली, क्योंकि दूसरे गिफ्ट के लिए फ्यूचर के लिए वॉइड हो जाएगी। इजमेंट दैट नीड एक्ट ऑफ अ मैन फॉर इंजॉयमेंट इज 41, तो डिसकंटिन्यूअस ईजमेंट, ईजमेंट दैट नीड एक्ट ऑफ मैन फॉर इट्स एंजॉयमेंट, ये डिसकंटिन्यूअस ईजमेंट हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस असस सुखाचार, ठीक है। कस्टोमरी राइट मस्ट बी, कस्टोमरी ईजमेंट कैसा होना चाहिए? लोकल कस्टम बिल्कुल सही, एंशिएंट रीजनेबल बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव। कस्टोमरी प्रथा पे, तो प्रथा के कैसा होना चाहिए? पुराना होना चाहिए, शायद से होना चाहिए। ईजमेंट ऑफ नेसेसरी मेंशन इन सेक्शन ऑफ ईजमेंट एक्ट, बताइए। ये ईजमेंट एक्ट पढ़ लीजिएगा तो बेटर, नहीं तो कोई बात नहीं, चीजें नहीं आप लोगों के लिए अच्छा खासा हो जाएगा। Provision related to gift when donor is liable to pay all liability personally to the of the donor at the time of gift is in, सेक्शन 128 ऑफ द टीपीए पढ़ेंगे, उसे मिल जाएगा ये। अदर सेक्शन ऑफ टीपी और अंडर सेक्शन अंडर होगा, अंडर सेक्शन 4 ऑफ द टीपी 1882 द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 59 107 123 शुड बी रेड एज सप्लीमेंटल टू, देखिए आप पढ़ेंगे इसमें वहीं पे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट पे लिखा होगा कि उसके इंडियन रजिस्ट्रेशन के सप्लीमेंटल पढ़ना पड़ता है, ये हो जाएगा। 46 का डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्शनेबल क्लेम, कौन से एक्शनेबल क्लेम होते हैं?
ये सभी है, क्लेम फॉर एरियर ऑफ द रेंट, राइट टू गेट डैमेजेस अंडर द टॉर, राइट टू क्लियर डैमेजेस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रिज, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। Which are the following, what are the essential of valid transfer, essential के लिए क्या हो सकते हैं valid transfer के लिए बताइए। तो property should be transferable, the transfer must be competent, consideration of them must be lawful, all of the above। right of the action for the damages in tort cannot be transferred, तो बिल्कुल सही है। right of the action for damages in tort cannot be transferred, इसका ज्यादा ट्रू ही होगा, लेकिन मैं एक बार देख लूंगा इसको भी। देखिए जो भी मुझे डाउट हो रहा है मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा इसमें आप लोग भी सर्च कर लीजिएगा, तो मुझे टाइम मिला तो मैं भी देख लूंगा, ठीक है। ये थोड़ा वीडियो जल्दी में बना है क्योंकि नीट थी और टाइम भी ऑलरेडी हो रहा, पेपर है थोड़ी देर बाद, कल ही से 14-15 घंटे बचे पेपर होने में, इसलिए मैंने जल्दी से बनाई है, सब लोग देख लीजिएगा एक बार। ईजमेंट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द ईजमेंट एक्ट, ईजमेंट कहीं और डिफाइंड है, नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ईजमेंट नन ऑफ द अबव होगा इसका आंसर, एक बार देख लीजिएगा। Which of the following is true? A minor cannot transfer property, बिल्कुल सही। minor cannot transfer property, ठीक। A minor can be a transferee, बिल्कुल सही। ट्रांसफरर नहीं ट्रांसफरी, ठीक है। ट्रांसफर शुड नॉट बी अनसाउंड माइंड, ठीक है। जो ट्रांसफरर, हाँ ठीक है, तो 50 का डी हो जाएगा ऑल द अबव, ठीक है। अभी के लिए बता दिया। अब देखिए आपको मैं बता दूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आप जल्दी जल्दी लिखिएगा, ठीक है। जो आप लोग देखिए मैं ये जान के कराऊंगा, जो आप लोग इजीली कर सके, पहले आप लोग एक काम करिएगा, मैं आपको बताऊं कहां से आप लोग, पहले आप लोग क्या करिएगा, इसमें आप लोग पीछे से तैयार करिएगा सिलेबस, ठीक है। चलिए मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको इसे पीछे से दिखाता हूँ, याद करना। देखिए इस चैप्टर को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये चैप्टर आपको 10 से 15 क्वेश्चन दे सकता है, इसमें कुछ ना छोड़िएगा, ये आपको 15 क्वेश्चन दे के जाएगा, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम में आप लोग क्या कर लीजिएगा, केवल ये 130 पढ़ लीजिएगा, काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ बस मेरी बात है, गिफ्ट को मत छोड़ेगी, 15 से 20 क्वेश्चन दे सकता है आपको। एक्सचेंज के बारे में 118 पे क्या है ये पढ़ लीजिएगा, एक्सचेंज, ठीक है। और देखिए मार्जिन नोट कहीं भी आ सकते हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इनमें आने की चांसेस ज्यादा है। अब लीज है, और आप लोग जो मैं बता रहा हूं उसको आप लोग इजी तरीके से याद कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आपको अच्छे ये भी 15 क्वेश्चन तक दे सकता है। एक मिनट जरा मैं इसका एलएलबी का सिलेबस डाउनलोड कर लूं, एक सेकंड रुकिएगा, ताकि आप लोगों को चीजें अच्छे तरीके से मैं बता सकूं, और कोई मैंने सिलेबस भी थोड़ा सामने देख लूंगा तो अच्छा रहेगा। एलएलबी 3 ईयर सिलेबस, ठीक है। आप लोग का पेपर है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, देखिए जनरल प्रिंसिपल बहुत मूवेबल इमूवेबल है, ठीक है। जनरल डेफिनेशन अटेस्टेशन देखिए है 19 इलेक्शन के बारे में है, पार्ट परफॉर्मेंस 53, सब कुछ है इसमें। गिफ्ट, इसमें गिफ्ट भी है, सेल भी है, देखिए पूरा टीप यही है इसका मतलब, ठीक है। फिर अपने हिसाब से बताता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने बताया 50 क्वेश्चन आपको दे सकता है, मैं आइडिया बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं बता रहा हूँ। अप्रॉक्स 10 to 15 मान लीजिए, ठीक है। चार्ज पढ़ लीजिएगा, सबरोगेशन देखिए लिखा है, सबरोगेशन देखिए 92 लिखा है, ये पढ़ लीजिएगा। पर्सन हु में सुम और रिडम्पशन, ये पढ़ लीजिएगा। देखिए राइट टू फोरक्लोजर और सेल, ये सब नहीं, जो अगर अंदर पढ़ लेंगे तो बेटर, नहीं तो मार्जिन नोट तो करके ही करके जाइएगा। देखिए ये मैंने बताया था मॉर्गेज कितने होते, देखिए सिंपल 1, 2 मॉर्गेज है कंडीशनल, 3 यूज ऑफ फैक्टरी, चौथा इंग्लिश, पांचवा छठा ये पढ़ लीजिएगा, इससे आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। 54 सेल, ये पढ़ लीजिएगा, इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। देखिए फ्रॉडलेंट ट्रांसफर क्या होता है, पार्ट परफॉर्मेंस क्या होता है, इनके मार्जिन नोट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इलेक्शन पढ़ लीजिएगा, इलेक्शन क्या होता है, मार्जिन नोट आपको याद होना चाहिए, ठीक है।
वेस्टेड इंटरेस्ट 19 पर दिया, ये देख लीजिएगा। कंटीजेंसी 21 पे दिया, ये देख लीजिएगा। ठीक है, अब आप लोग इधर वाले 5 से लेकर 14 तक देख लीजिएगा। 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ के मिलेंगे। और इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, MI मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दोनों सेक्शंस को, कि कौन कौन से ट्रांसफर फॉर्ट में भी ट्रांसफर किसको लिस्ट है, इसको पढ़ लीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन आएंगे। इधर से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे और ऊपर मिलेंगे 7 से 8 ही मिल जाए। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अब इसमें आप लोग इसमें सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, ये डेफिनेशन दी, ये भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और मुझे रात में अगर टाइम मिला तो मैं रात में आपको बचे हुए क्वेश्चंस की वीडियो बना दूंगा, नहीं मिला तो फिर उसके लिए सॉरी। आप लोग तब भी आप लोग पेपर अच्छा से करिएगा, मुझे पता है कर लेंगे आप लोग। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।